आज का हमारा टॉपिक है द मोड्स, सम ऑफ द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, मैं 1 मिनट उसको डिस्कस करके फिर आगे चलूंगा। लेट्स स्टार्ट दैट। ठीक है जी, हियर वी गो। अपने लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था? लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया क्या, ये कि जो मोड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप है वो कहां दिए गए हैं? वो दिए गए हैं द सिटीजनशिप एक्ट। कहां दिए गए हैं? द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। उसमें दिए गए हैं कितने मोड्स? 6 मोड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप एंड 3 मोड्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। तो 6 तरह से आप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप, और 3 मोड्स हैं आपके लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। और ये 6 मोड्स में से मेन कौन कौन से थे वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए थे। फिर दोबारा बता रहा हूं। बाय बर्थ 3 बातें, जो भारत में पैदा हुआ, जब पैदा हुआ तब उसके माँ या बाप दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक था। और थर्ड, none of the parents was an illegal migrant at the time of birth. उसके बाद आता है बाय डिसेंट। शायद आपको ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रही हो ड्यू टू फैन, मैं भी उसे बंद कर दूंगा। डिसेंट में भी 3 बातें। पहला, born outside India at the time of birth either of the parents was an Indian citizen, and the last one, got registered with Indian consulate abroad. Clear? By birth यानी कि जस्ट सोली, दिस इज लॉ ऑफ सॉइल। जो भारत की धरती पर पैदा हुआ वो भारत का नागरिक। लॉ ऑफ डिसेंट, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ब्लड। जिसकी रगों में भारतीय खून है वो भारतीय कहलाने का हकदार है। अब मैं अगली चीज कर रहा हूं, और वो है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। जिसका ज्यादा लेजिटिमेट क्लेम है वो नागरिक बनता है बाय रजिस्ट्रेशन, और जिसका लेसर लेजिटिमेट क्लेम है नागरिकता पर, वो नागरिक बनता है बाय नेचुरलाइजेशन। तो सीधी सी बात है, ये एक इजी मोड है और ये एक टफ मोड है। अब क्या है मोर लेजिटिमेट क्लेम और क्या है? ये है मोर लेजिटिमेट क्लेम और ये है लेस लेजिटिमेट क्लेम। क्लियर? जो मोर लेजिटिमेट क्लेम क्या है और लेसर लेजिटिमेट क्लेम्स क्या है वो आपके सामने है। ये देखिए, इस तरह से भारत का नागरिक बना जा सकता है। ये आपके सामने मैंने खोल कर रख दिया है बाय रजिस्ट्रेशन। लेट्स स्टार्ट। समझिए, पहले तो रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत अपने आप को अगर आपको रजिस्टर कराना है एज एन इंडियन सिटीजन तो कहां अप्लाई करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट संभालता है इस काम को। जो आपके पासपोर्ट इश्यू होते हैं वो भी यही देखता है। जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है वो भी इसी के अंडर आती है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी यही देखता है। जो भारत के राजदूत होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के बाद अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी भरते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज। फॉरेन की हमें पूरी उम्र दुनिया घूमनी है, कभी ये देश कभी वो देश, तो फॉरेन सर्विसेज ले लेते हैं। क्लियर? तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक और आईएफएस भी होता है, वो होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एक ऑल इंडिया सर्विस है।
एक ऑल इंडिया सर्विस है, जबकि इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विस नहीं होती। वो 3 सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विस कहलाती है। वो 3 सर्विसेज कौन सी हैं? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन। ये वर्ड जो लिखा है ये क्या लिखा है? ये फॉरेन लिखा है, फॉरेन सर्विसेज। क्लियर? चलो टॉपिक पर दोबारा आते हैं। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी एप्लीकेशन देते हैं, यानी आपको अप्लाई कहाँ करना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस चीज के लिए अप्लाई करते हैं? कि आपको रजिस्टर कर लिया जाए एज अ सिटीजन, ठीक है, ओके। और जिसमें आप पहले बताते हो आई एम नॉट इलीगल माइग्रेंट, ओके। और आपको तभी रजिस्टर किया जा सकता है अगर इनमें से कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। टोटल 7 कंडीशंस हैं, तो 1 आउट ऑफ 7 शुड बी फुलफिल। कोई एक पूरी हो जाए। जैसे कि पहला, आप भारतीय मूल के हैं, ओके, और भारत में ही रह रहे हैं फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर? कि आप 7 साल से भारत में रह रहे हैं। सेकंड, फिर अब PIO ordinarily resident in any country or place outside undivided India। वो PIO, क्योंकि देखो ये पुराना लॉ है ना काफी, ठीक है, वो अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है पुराना पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, वो मिला के बनता है अनडिवाइडेड इंडिया। अगर आप वहां पर रह रहे हैं लंबे समय से, तब भी आप भारत के नागरिक बन जाते हैं। या फिर आप मैरिज करवा के आए, ये मैंने कल पॉइंट समझाया था। बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स प्यार से ऊपर नहीं, प्यार, शादी, ठीक है जी। सो मैरिज करवा के आपने सिटीजन ऑफ इंडिया से मैरिज करवाई, फिर इंडिया में आप 7 years का स्टे करते हैं। 7 years का स्टे, जैसे सोनिया गांधी ने यहाँ आके किया। पहले ये 5 years होता था, अब चेंज हो गया 7 years हो गया। क्लियर? फिर अगर आप भारतीय नागरिक के माइनर चाइल्ड है, तब भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर आपकी 18 से ऊपर की एज है, आप पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, यानी यू आर कैपेबल, ठीक है, और आपके पेरेंट्स की अगर रजिस्ट्रेशन हो गई है यहाँ पे, तो आपकी भी हो जाएगी, फिर चाहे आपकी एज 40 साल है। समझ में आया? अगला, पर्सन ऑफ फुल एज कैपेसिटी। आप मेजर भी हैं, कैपेबल भी हैं, और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स was earlier citizen of independent India and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application। यानी 1 साल, अगर फादर या मदर दोनों में से किसी एक को भारत की नागरिकता मिली है, a person of full age capacity who or either of his parents was earlier citizen of independent India। आजादी के बाद का जो भारत था, उसमें वो खुद इंसान, वो या फिर उसके पेरेंट्स यहाँ के नागरिक बने, और ये आदमी जो अप्लाई कर रहा है, ये 12 महीने यानी 1 साल यहाँ रहता है। क्लियर? और तो वो भी नागरिक बन सकता है। अगला, फिर अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, जो पूरा मेजर है, कैपेबल है, और वो रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 5 साल अगर कोई OCI बना रहा और साथ ही साथ 12 महीने अब वो इंडिया में रह भी लिया, तभी वो भारत का नागरिक बन सकता है। ये मुझे पहले लिखी बात नहीं है। क्लियर? अब PIO वर्ड बहुत बार आ रहा है, हमने वर्ड यूज किया पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, बी पॉइंट में। ये देखो, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। कौन होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन? व्हेन अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो क्या होता है? अगर वो खुद या उसके पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट, दोनों में से फादर मदर कोई भी, वो पैदा हुआ अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी आजादी से पहले वाला भारत, और इन सच अदर टेरिटरी विच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, या किसी ऐसी टेरिटरी में जो भारत बन गई,
अगस्त 15 यानी इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में अगर पैदा हुए थे, ठीक है, आप खुद या आपका इधर ऑफ द पेरेंट्स, तो आप माने जाओगे क्या, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। क्लियर? और इन सबको एक काम तो करना होगा, क्या, ओथ ऑफ एलिजियंस, शपथ लेनी होगी कि वो भारत के कानून में, भारत के संविधान में आस्था रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ही उनकी होती है रजिस्ट्रेशन एज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सारी माइल है। बुरे से बुरा क्या हुआ कि 7 इयर्स आपको यहाँ रहना पड़ेगा, ओके, इससे बुरा तो कुछ भी नहीं है। और अगर आपके पेरेंट्स यहाँ के बन जाते हैं फिर तो इजीली आपको नागरिकता मिल ही जाएगी। ये था मोर लेजिटिमेट क्लेम कि पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो बच्चों को भी मिल जाएगी, शादी करा के आए हो तो मिल जाएगी, भारतीय मूल के हो तो मिल जाएगी। क्लियर? और आगे चलते हैं अब। क्लियर? लो जी, एक्सप्लेन करता जाऊंगा मैं और ज्यादा पॉइंट्स को। अब आता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। क्या होता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन? अगर कोई लेजिटिमेट क्लेम नहीं है, सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत की नागरिकता पाना चाहते हो तो टफ है। तो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल, पहले क्या था 1 आउट ऑफ 7, रजिस्ट्रेशन में क्या है 1 आउट ऑफ 7 कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, कोई भी एक। अब क्या है सारी, इफ ही पोजेसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, यानी जितनी ये क्वालिफिकेशंस हैं ये सारी की सारी ऑल 7। अब रूल क्या हो गया, ऑल दी फॉलोइंग, ऑल दी फॉलोइंग। पहले था 1 आउट ऑफ दी 7, अब है ऑल दी फॉलोइंग 7। समझ में आया? 7 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। पहली कंडीशन क्या है? पहला, आप किसी ऐसे देश से नहीं आ रहे हैं जहां पर भारतीय लोगों को नागरिकता नहीं मिलती। इफ इंडियंस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री देन वी विल नॉट। हमको मिले, तुम हमें दो ना नागरिकता और हम तुम्हें दे दे। क्यों दे भाई? अगर तुम ऐसे किसी देश से आ रहे हो, समझ में आया, जहां पर भारतीय लोगों की इज्जत नहीं है तो हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, यानी हम तुम्हें नागरिकता नहीं देंगे अगर आपका देश हम लोगों को नागरिकता नहीं देता है। ओके, चले आगे। सेकंड, अगला, और अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन है, इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, तो पहले वहां की छोड़ के आओ। जब तक आप वहां की नागरिकता को छोड़ोगे नहीं तब तक हम आपको यहाँ की नागरिकता देंगे नहीं। बाय रिनंसिएशन, आपको छोड़ना पड़ेगा वहां की नागरिकता। क्लियर? तभी आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। फिर वो इंडिया में रहा है, देखो पीरियड देख रहा कितना बड़ा है। पहले तो अप्लाई तब कर सकते हो जब 12 महीने आप यहाँ रहोगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब अप्लाई कर रहे हो उसे 12 महीने आपको यहाँ रहना पड़ेगा। दैट ही हैज ईदर रिजाइडेड इन इंडिया और यू हैव सर्व्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू आर इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर आधा ये आधा वो, कितना टाइम? 12 महीने। कहां से काउंट होंगे? जब अप्लाई किया उससे पहले के 12 महीने। क्लियर? और आगे चलते हैं। ये भी फुलफिल करना पड़ेगा, ये भी फुलफिल करना पड़ेगा। क्या? पिछले 14 सालों में से 11 साल आप भारत में रहे। यानी कि मान लो आपने अप्लाई किया कब? 1 जनवरी 2020 में, तो इससे 1 साल पहले चले जाओ, 1 जनवरी 2019। ये वाला जो पीरियड है 19-20 का, यानी पूरा 2019 का साल, ये तो पूरा का पूरा इंडिया में ही रहना पड़ेगा। और इससे पहले वाले यानी कि 2015 से 2019 के जो 14 साल है, इन 14 सालों में दिन देखे जाएंगे कितने होते हैं। 14 इयर्स में कितने दिन होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 365। तो इसमें से कितने दिन इंडिया में रहना जरूरी है? 11 इंटू 365, यानी कितने दिन मैक्सिमम आप इंडिया से बाहर स्पेंड कर सकते हो। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, इतने दिनों की बात हो रही है। 3 इंटू 365,
इतने डेज अगर आपने अब्रॉड में रहे हो 3 into 365 तो चलेगा, लेकिन इतने डेज 11 into 365 इतना तो भारत में रहना होगा। कितने में से? आउट ऑफ 40। यानी 2020 में अप्लाई किया, उससे पहला 1 साल इंडिया में रहा, पूरी तरह से बाहर जाना ही नहीं, और उससे पहले वाले 14 सालों में से 11 साल इंडिया में रहा है, डेज काउंट होंगे। ओके, ये था डी पॉइंट, हो गया। अब चलते हैं ई पॉइंट। आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपको किसी एक भारतीय भाषा का ज्ञान है, हिंदी, पंजाबी, ओके, डोगरी, संथली, बोडो, तेलुगु, कन्नड़, कोई तमिल, कोई आनी चाहिए। कौन सी भाषा है जिनकी लिस्ट दी हुई है 8वें शेड्यूल में? कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस आर देयर। 22 लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल। और आगे चलते हैं। फिर in the event he is given the certificate of naturalization, he intends to reside in India or to enter into or continue in service of government of India और अंडर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका भारत भी मेंबर है, ठीक है, और अंडर अ सोसाइटी और कंपनी और बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। क्लियर? इसके साथ जी पॉइंट क्या कहता है? इंटेंशन टू रिजाइड। सिर्फ आप नागरिकता पाने के लिए यहाँ पे फाइन लगाते हो नहीं चलेगा, लगना चाहिए कि आपकी इंटेंशन भी है परमानेंटली भारत में रुकने की। मगर ये 7 की 7 कंडीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वेव ऑफ कर सकता है। कब वेव ऑफ कर सकता है? अगर उस इंसान का एक डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस, फिलॉसफी, साइंस, ओके, इसको भी ओथ ऑफ एलिजियंस लेनी होगी, जैसे रजिस्ट्रेशन में होती है, एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? अब हो गया ये। तो अगले पॉइंट पर चल रहे हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर हमने किसी और कंट्री की भूमि पर कब्जा कर लिया तो वहां के लोग भी बन जाएंगे भारत के नागरिक, जैसे कि हमने कब्जा किया था पौंडीचेरी पर, गोवा पे, दमन पे, दीव पे। ओके, चले आगे। एक डेट हम नोटिफाई करते हैं, इस डेट से इनको भारत का नागरिक समझा जाएगा। ओके, चले आगे। नेक्स्ट फिर आता है असम अकॉर्ड। आराम से एक बार इसको देखो और पढ़ो। मैं जरा एक बार ऑडियो क्लियर करता हूं, फैन ऑफ करने दीजिए। हाँ जी, करें स्टार्ट। सो अब हम बात कर रहे हैं असम अकॉर्ड। ज्यादातर बुक्स में आपको केवल 5 मोड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप मिलेंगे। मैं अब आपको अगला भी करवा रहा हूं, और ये क्या है? ये अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ, इसे हम कहते हैं असम अकॉर्ड। क्या होता है असम अकॉर्ड? देखिए, बहुत बांग्लादेशी इंडिया में घुसकर आ गए। क्लियर? ओके, तो वहां के लोगों को भी हमने कुछ को नागरिकता दी, पर फिर उसके बाद जब असम के लोगों ने आवाज उठाई तो हमने उस पर रोक भी लगा दी। तो सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट एक्ट 1985 आया। ओके, और कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऐड किए गए। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्संस कवर्ड बाय असम अकॉर्ड व्हिच रिलेट टू फॉरेनर्स इशू, कि फॉरेनर्स जो बांग्लादेश इंडिया में आ गए थे। ये क्या है? जितने भी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि सारे पाकिस्तानी, सारे बांग्लादेशी ज्यादातर वो हैं जिनके दादे तो जरूर भारत में ही पैदा हुए थे। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन
all persons of Indian origin, all PIO who came to Assam before January 1966 from Bangladesh and who have been ordinary residents in Assam since the date of their entry into Assam shall be deemed to be citizens of India. याद रहे 1971 में हमने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी। पहले क्या होता था कि जो भारत देश था, ये इतना बड़ा भारत, इसके यहाँ पर भी पाकिस्तान था और इसके यहाँ भी पाकिस्तान था। ये था वेस्ट पाकिस्तान और ये था ईस्ट पाकिस्तान। हमने ईस्ट पाकिस्तान को आजादी दिलवाई और एक नया मुल्क बना दिया इसको, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। ये कब हुआ? 1971 में। हमारी कौन सी फोर्स थी? सीआरपीएफ के जवानों ने ये काम कर दिखाया और मुक्ति वाहिनी, उन्होंने एक बॉडी बनाई जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। और मास्टरमाइंड कौन था इस सब का? जो मास्टरमाइंड था वो कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वाज द मास्टरमाइंड ऑफ दिस प्लॉट। क्लियर? और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। क्लियर? तो 1971 से पहले 1966 तक जितने बांग्लादेश से इंडिया में घुस आए थे लोग, हमने उनको अपना लिया और उनको दे दी नागरिकता, प्रोवाइडेड उसके बाद वो इंडिया में ही रहे हैं। क्लियर? तो ये तो इजीली मिल गई। अब आ जाओ सेकंड थिंग, एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1966, लेकिन जो इसके बाद आया है, बट बिफोर 25 मार्च 1971, कहां से आया? बांग्लादेश से, और तब से असम में ही रह रहा है। जब से उसने एंट्री की है वो असम में ही अगर रह रहा है, या फिर एंड हु हैज बीन डिटेक्टेड टू बी अ फॉरेनर, और वो डिटेक्ट हो गया है एज अ फॉरेनर। ठीक है, तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा ले। ओके, तब भी he shall be deemed to be a citizen of India. ओके, कब? 10 साल बाद। For all purposes as from the date of expiry of a period of 10 years from the date of detection as a foreigner. जब वो पकड़ा गया, जब वो डिटेक्ट हो गया कि वो फॉरेनर है, उसके 10 साल के बाद उसे नागरिक मान लेंगे अगर उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, अगर वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेता है एज अ सिटीजन। बट जो ये 10 साल का पीरियड होगा, ठीक है, वहां उसके वही अधिकार होंगे, वही ऑब्लिगेशंस भी होंगे जो उसके सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए, सिवाय एक के, और वो क्या है? राइट टू वोट। ऑल राइट्स एक्सेप्ट वन, दैट इज राइट टू वोट। अब मैं ब्रीफ करता हूं। जो तो 1 जनवरी 1966 से पहले आ गए और इंडिया में ही रह रहे हैं, वो तो बन गए भारत के नागरिक। क्लियर? ये था हमारा ए पॉइंट। ओके, दूसरा अब आता है जो आए 1 जनवरी, जो आ गए 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च से लेकर 25 मार्च 1975, सॉरी 1975। ठीक है, ये लोग अगर डिटेक्ट हो गए हैं एज फॉरेनर, जिस दिन पकड़े गए, उसके बाद अगर इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लिया एज इंडियन सिटीजन, तो ये जिस दिन डिटेक्ट किए गए थे, पकड़े गए थे, उसके 10 साल के बाद भारत के नागरिक मिलेंगे, बनेंगे। और जब तक ये भारत के नागरिक बन नहीं जाते तब तक इनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। नो राइट टू वोट। हाँ, बाकी राइट्स सारे मिलेंगे, बाकी ड्यूटीज भी इनकी सारी हैं जो भारत के नागरिकों की है। क्लियर? ओके, यहां पर खत्म होता है हमारा दी 6 मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। अब मैं थोड़ी देर में एक और कराऊंगा आपको, और वो होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या शायद मैं इसके लिए अलग से एक सेशन लगा दूंगा आपका। क्लियर?
और आगे चलते हैं। अब आता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कैसे कैसे भारत की नागरिकता खत्म मानी जाएगी। तीन बातें हैं, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रिवेशन। सबसे पहले हम करेंगे रिनंसिएशन। रिनंसिएशन वर्ड जो बना है वो किस वर्ड से बना है? रिनाउंस। रिनाउंस वर्ड का मतलब होता है टू गिव अवे, यानी टू लीव, टू गिव अवे। क्लियर? और आगे चलते हैं। वो भारत का नागरिक जिसने किसी और देश की नागरिकता लेनी है, किसी और कारण से अगर वो रिनाउंस कर रहा है, इंडिया की सिटीजनशिप लिख के दे रहा है, ठीक है, डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे नागरिक ना समझा जाए, देन ही सीजेस टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन ड्यूरिंग वार कोई अपनी नागरिकता छोड़ नहीं सकता। क्लियर? ओके। और however, if such a declaration is made during a war in which India is engaged, its registration shall be withheld. तो उसको, तो जो उसने एप्लीकेशन दिया उसके रजिस्ट्रेशन वो विदहेल्ड हो जाएगी, बस उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। क्यों? वार के समय पर कुछ जिम्मेदारियां भी लग सकती है भारत के नागरिकों की। क्लियर? तो जिम्मेदारी से बचने के लिए, अब मान लो चाइना से जंग लग जाए और कहे कि जितनी भी पॉपुलेशन है, खास करके जो मेल पॉपुलेशन है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ, ठीक है, 20 to 35, 15 साल, 21 साल से 35 साल की उम्र के हर आदमी को लड़ना होगा, तो सच में लड़ना पड़ेगा। क्लियर? आगे फर्दर, जब एक आदमी रिनाउंस कर देता है भारत के नागरिक, यानी लिख के देता है, छोड़ देता है, तो उसके जितने माइनर चाइल्ड हैं, छोटे बच्चे हैं जो, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो भी अपनी नागरिकता खो देंगे, उनकी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा, वो रिज्यूम कर सकता है अपनी इंडियन सिटीजनशिप। क्लियर? आगे आता है बाय टर्मिनेशन, किसी और कंट्री की ले लोगे सिटीजनशिप तो यहां की खत्म, सीधी सी बात है। बाय टर्मिनेशन, when an Indian citizen voluntarily acquires citizenship of another country, अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप पा ली है, कॉन्शियसली पा ली है, जानबूझ के ले ली है कहीं और की नागरिकता, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना कोई आपके दबाव के, और बिना आप किसी कंपल्शन के, आपने अपनी मर्जी से अगर किसी और देश की नागरिकता ली है, तो ऑटोमेटिकली हमारे भारत देश की नागरिकता टर्मिनेट हो जाएगी। मगर ये अप्लाई बात नहीं होती है, कब नहीं होती है? ड्यूरिंग वार, वार के समय पर ये बात अप्लाई नहीं होगी। क्लियर? अब अगला पॉइंट आता है क्या? अगला पॉइंट आता है बाय डेप्रिवेशन। व्हाट इज डेप्रिवेशन? डिप्राइव करना, छीन लेना, कंपल्सरी टर्मिनेशन, जबरदस्ती एक इंसान की मर्जी के खिलाफ जाके उससे उसकी नागरिकता छीन लेना। कौन छीनेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकता है, वही देता है। जब किसी ने सिटीजनशिप ऑब्टेन की थी बाय फ्रॉड, या फिर उसने शपथ तो ली थी, ओथ ऑफ एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मगर अब वो शो कर रहा है डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर उसने एनिमी कंट्री, जो जंग के समय में जो एनिमी कंट्री है उसके साथ इलीगल तरीके से या तो ट्रेड किया है या कम्युनिकेशन किया है, या फिर जब वो नागरिक बना था बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन, मगर उसके बावजूद भी यहां पर शराफत से नहीं रहा और उसको 5 साल के अंदर अंदर ही सजा हो गई, वो भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी सजा, यानी 2 years और मोर। यानी कि मान लो एक आदमी 2015 में भारत का नागरिक बना, इधर बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन, तो 2020 से पहले इन 5 सालों में उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया, और बड़ा क्राइम किया। कैसे बड़ा? कि उसकी पनिशमेंट जो थी वो 2 years और मोर थी। समझ में आया कि 5 साल भी वो टिक के नहीं रहा। क्लियर? अगला, और अगर द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट
आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years। यहाँ का नागरिक बनने के बाद 7 साल अगर वो कहीं और रह लेता है तो भी भारत की नागरिकता खत्म। क्लियर? ये मेन प्रोविजंस मैंने सारे आपको करवा दिए भारत की नागरिकता के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। क्लियर? ओके, फिर मैं पहले मैं सिंगल सिटीजनशिप बताऊंगा, फिर मैं उसके बाद आपको कराऊंगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आज के लेक्चर में अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। मेरा अगला सेशन होगा सिंगल सिटीजनशिप का। मैं आज के सेशन को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, वादा करता हूँ आपके सब सवालों के जवाब आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। आस्क एनी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, क्वेश्चंस पूछिए।